काइनेमेटिक्स का मतलब होता है इस पार्ट में, मैकेनिक्स के इस पार्ट में, मैकेनिक्स मतलब क्या, द पार्ट्स ऑफ फिजिक्स इन विच वी हैव टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी हो, पार्टिकल हो, बड़ा बॉडी हो या स्मॉल पार्टिकल हो, और इसको दो पार्ट में स्टडी करना, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या करना है आपको, इन दिस पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, in this part of mechanics we have to study about variables of motion, variables of motion, या इसको बोलते हैं हम लोग coordinates of motion। या अपनी भाषा में बोलो तो इसको बोलेंगे इफेक्ट ऑफ मोशन। यानी जिसके टर्म्स में, वो सारा वेरिएबल जिसके टर्म्स में मोशन को स्टडी करना है। ऑल सच वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ विच वी हैव टू स्टडी मोशन ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल। किस किस वेरिएबल के टर्म्स, क्या क्या यूज होगा पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने में, तो थोड़ा बोल दे रहे हैं। जब कोई बॉडी और पार्टिकल मूव करता है तो क्या क्या निकालना चाहते हो उसका, कुछ टाइम पर वो कहाँ है, यानी पोजीशन क्या है उसका, उसका स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, उसमें एक्सेलरेशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना सफ़र किया, वो यही सब फाइंड किया जाता है ना ड्यूरिंग मोशन। तो ये सब जो कुछ क्वांटिटीज बोला, इस क्वांटिटीज को कॉमनली बोलोगे आप क्या, वेरिएबल्स ऑफ मोशन, है ना, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोशन। कोऑर्डिनेट का डिफिनीशन ये खाली एक्स वाई जेड ही नहीं होता है। कोई पॉइंट स्पेस में कहीं पर है तो ओरिजिन से इतना दूरी एक्स एक्सिस, इतना दूरी वाई एक्सिस, तो बोलते हैं कि ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हुआ। तो ये जो तीन गो वेरिएबल हुआ एक्स वाई जेड, ये किस लिए यूज किया आप, पार्टिकल के पोजीशन को बतलाने के लिए यूज करते हैं ना, नहीं। तो इस तीनों को एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड का यूज किसके लिए, कोई पार्टिकल का स्पेस में पोजीशन बतलाने के लिए यूज करते हैं, तो इसको भी कोऑर्डिनेट बोलेंगे। लेकिन कौन कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट। क्या, पोजीशन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट सिंपली वर्ड यूज करे तो खाली यही एक्स वाई जेड मत समझना, हाँ खाली एक्स वाई जेड ही नहीं समझना है, पोजिशनल कोऑर्डिनेट नहीं समझना है। वो सब वेरिएबल, टाइम भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, तो टाइमों का तो लोग यूज करता है ना मोशन डिस्क्राइब करने में, टाइम इज ऑल्सो कोऑर्डिनेट। मोशन डिस्क्राइब करने में वेलोसिटियों को तो यूज करते हो ना, एक्सेलरेशन भी यूज करते हो ना आप, वो भी कोऑर्डिनेट है, समझे। लेकिन एक्स वाई जेड को पोजीशन कोऑर्डिनेट खाली बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों सिंबल को पोजीशन बतलाने के लिए यूज किया जाता है। वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब जनरल नाम सब का क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोशन। क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोशन। ऑल सच वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ विच वी डिस्क्राइब मोशन ऑफ ए पार्टिकल। इसको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी को इफेक्ट ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। कोई बॉडी मोशन में है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, तो उसके द्वारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, उसके द्वारा कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें कुछ स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगा। ये सब बात को इफेक्ट ऑफ मोशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस पार्ट ऑफ मैकेनिक्स में तो एग्जाम्पल में लिख दो, दैट इज अबाउट वी हैव टू स्टडी अबाउट, वी हैव टू स्टडी अबाउट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, acceleration. These quantities are called effect of motion या coordinate of motion या variables of motion इसको बोलेंगे। इसी के टर्म्स में हम लोग कोई बॉडी और पार्टिकल के मोशन को
स्टडी करेंगे इसी सब सिंबल के, इसी सब क्वांटिटी के टर्म्स में। डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, is the branch of mechanics in which we have to study about cause of motion। क्या? cause of motion हुआ क्यों, है ना, about cause of motion। तो मैकेनिक्स का दो पार्ट, एक इफेक्ट ऑफ मोशन और एक कॉज ऑफ मोशन। पहले क्या पढ़ना चाहिए? पहले क्या पढ़ना चाहिए? मोशन करवाएंगे तब ना, मोशन के बाद क्या सब होगा वो देखा जाएगा, कि मोशन के बाद क्या सब हो जाएगा वो देखेंगे, लेकिन पहले मोशन हुआ क्यों वो देखेंगे बाद में। क्या होना चाहिए? पहले तो मोशन करवाना होगा ना, कॉज ऑफ मोशन देखना होगा ना, तब ना रिजल्ट ऑफ मोशन। इन्वेंशन ऐसे ही हुआ था, लेकिन हम लोग को अपना सुविधा क्या होता है, पहले रिजल्ट ऑफ मोशन स्टडी करना, फिर कॉज ऑफ मोशन स्टडी करना, समझे? तो मोशन का कॉज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में हम लोग। फोर्स है, क्या फोर्स लगाओगे बॉडी और पार्टिकल पर तब मोशन में आएगा। एगो और कॉज है, मोशन भी दो टाइप का, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल, है ना। तो ट्रांसलेशनल मोशन का कॉज होता है फोर्स और रोटेशनल मोशन का कॉज होता है टॉर्क। हाँ टॉर्क, हिंदी में मीडियम में पढ़े होंगे तो बल आघूर्ण बोलते थे उसको 9th में, क्या बल आघूर्ण, टॉर्क, ठीक है। तो ये फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग 2nd चैप्टर में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पर, और ये टॉर्क के बारे में स्टडी करेंगे 5वां 6ठा चैप्टर में, रोटेशनल डायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे वहाँ पर। पहला चैप्टर हम लोग को रिजल्ट ऑफ मोशन को स्टडी करना है, इस सब के बारे में, इसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। उतारिए थोड़ा, इसमें एक चीज मेंशन कर दें, अबाउट फोर्स और टॉर्क। अबाउट फोर्स और टॉर्क, स्टेट्स ऑफ ए बॉडी, स्टेट्स ऑफ ए बॉडी। हम स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पूछे हैं, क्या पूछ रहे हैं? स्टेट्स ऑफ बॉडी पूछ रहे हैं। मैटर का स्टेट पूछते तो बोलते सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, नहीं, वो मटेरियल का स्टेट। बॉडी का स्टेट, बॉडी का दो स्टेट, देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ बॉडी। एक है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट को डिफाइन करेंगे। बॉडी को रेस्ट में कब समझेंगे? आप बॉडी को, किसी को काला कब बोलेंगे? जब वो गोरा नहीं हो। गोरा कब बोलेंगे? जब काला नहीं हो। ऐसा आंसर नहीं चलना चाहिए ना। आप स्टेट को डिफाइन, रेस्ट को डिफाइन करो बिना मूवमेंट वर्ड यूज किए हुए, मूवमेंट को डिफाइन करो बिना रेस्ट वर्ड यूज किए हुए। अब बताओ, वेलोसिटी के बारे में अभी कुछ जान ही नहीं रहे हैं हम लोग, वो तो आगे पढ़ना है, उसको भी आगे पढ़ना है, डिस्टेंस को। अगला हेल्प नहीं लेना है। रेस्ट में कब समझेंगे? तो बोलिएगा देखने रहे रेस्ट में है रुका हुआ है। अरे सिंपल बात है, यदि किसी बॉडी का पोजीशन
चेंज नहीं करे टाइम के रिस्पेक्ट में ना, पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो। सिंपल बात है। इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज, with respect to time relative to an observer, then that body is said to be at rest relative to that observer। देखो ये दो बात चर्चा किया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात। खाली इस ऐसे बोल देना कि इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज देन बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, ऐसे भी तो लोग बोल सकता था। ये विथ रिस्पेक्ट टू की टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, ये सब बात आप नहीं बोल रहे हो, बोलना चाहिए। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है पोजीशन चेंज कर रहा है, किसी के नज़र में, किसी ऑब्जर्वर के नज़र में, रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। देखो कोई बॉडी रेस्ट में है कि किसी बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने वाले पर भी डिपेंड करता है, कौन देख रहा है उस बॉडी को, समझे। अब ग्राउंड पर जो बैठा हुआ है वो पेड़ पौधा को तो रुका हुआ दिखता है, लेकिन ट्रेन में जो जा रहा है वो देखता है तो उसको पोजीशन चेंज करता हुआ नज़र आता है पेड़ पौधा का। तो ये ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करेगा ना, वो रेस्ट में है कि मोशन में है। इसलिए ये चर्चा करना चाहिए। अब आपको रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर की बात करना होगा। अब वही तो पढ़ रहे हो ना आप मूर्ख, आप फिर आप साइंस का स्टूडेंट है तो आप नहीं बोलोगे, ये तो जो नहीं है साइंस का ऑब्जेक्ट वो तो बोलबे करता है कि इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज देन बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। ये तो हिस्ट्री सिविक्स वाला बच्चा बोलेगा। आप फिजिक्स का स्टूडेंट होके भी इतने ही बोलोगे, फिर आप में उसमें क्या डिफरेंस रहा। आपको गुड एक्यूरेसी दीजिए डिफिनीशन में। अच्छा, दूसरा स्टेट ऑफ मोशन। तो इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी changes with respect to time relative to an observer, then body is said to be in motion relative to that observer। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ फाइनली कि ये रेस्ट वाला स्टेट और मोशन वाला स्टेट एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव चीज़ है ये, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा। एब्सोल्यूट नहीं होना मतलब क्या, सबके नज़र में वो बात सेम नहीं होगा। आपके नज़र में हो सकता है वो रेस्ट में हो, मेरे नज़र में वही चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है रेस्ट में होगा, यानी एब्सोल्यूट नहीं हुआ ये। एब्सोल्यूट का मतलब वो चीज़ सबके नज़र में सेम होना। तो ये बात नहीं है, ये ऑलवेज रिलेटिव वर्ड है। जब भी मोशन और रेस्ट की बात करोगे तो रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर की बात करना होगा। तो 10 स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट वर्ड। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर अब कोई काम करने से पहले एक टर्म डिफाइन करेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर। क्या डिफाइन करना है, पोजीशन वेक्टर।
बहुत कोई ये टॉपिक इसको वेक्टर चैप्टर में ही कर देता है, हमको ज़रूरत इसकी यहाँ पर पड़ता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर करते हैं। पोजीशन वेक्टर को एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का पोजीशन को बतलाने के लिए यूज किया गया हो, है ना। ए वेक्टर विच स्पेसिफाई पोजीशन, लिखो ए वेक्टर विच स्पेसिफाई पोजीशन of a point in a space जला which specify position of a point in a space called position vector, और इसको डिनोट करते हैं वेक्टर स्मॉल आर से। लेकिन कैसे, देखो मान लो कि ये स्पेस में ये एक पॉइंट है, ये स्पेस है मान लो 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल स्पेस, 2 डायमेंशनल सपोज करो है ये, और ये ओरिजिन है। तो कोई पॉइंट का पोजीशन भी डिपेंड करता है कि उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। अब पटना का पोजीशन रांची वाले के रिस्पेक्ट में जितना किलोमीटर और जिधर होगा, क्या बोकारो वाले के रिस्पेक्ट में वही होगा? तो ये पोजीशन भी रिस्पेक्टिव चीज़ है, ये भी किसी न किसी कौन ऑब्जर्व कर रहा है। तो जनरली हम लोग किसी पॉइंट का पोजीशन बतलाएंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। पोजीशन के लिए 2 पॉइंट होना जरूरी है। एक पॉइंट वो जिसका पोजीशन बतलाना है, और दूसरा पॉइंट वो जिसके रिस्पेक्ट में बतलाना है। समझे? तो एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग ऐसे, इस तरह से एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया, इसका डायरेक्शन ऐसे दिया और इसको स्मॉल आर से डिनोट करना। इस स्मॉल आर को क्या बोलना? पोजीशन वेक्टर। किसका? इस पॉइंट का नाम पी दो। किसका पोजीशन वेक्टर है ये? पी का। ऑफ पी किसके रिस्पेक्ट में है? और ओ के रिस्पेक्ट में। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओ, जिसका पोजीशन बतलाना है उधर की ओर एरो ले जाना, और जिसके रिस्पेक्ट में बतलाना है एरो वहां से स्टार्ट करना। अच्छा, ये और एक बात, यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो एक्स एंड वाई है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर को आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ट्रायंगल लॉ से। ये जो वेक्टर था वेक्टर आर, इस वेक्टर को हम लोग 2 वेक्टर का रिजल्टेंट मान लेते हैं। एक वेक्टर ये OM एंड एक वेक्टर ये MP। ठीक है, हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन किया अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर। कौन कौन? वेक्टर OM एंड वेक्टर MP का रिजल्टेंट है ये, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, from triangle law of vector addition, वेक्टर R इक्वल टू कौन कौन 2 वेक्टर का सम, वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP का सम। और यदि इसका कोऑर्डिनेट x एंड y है, मींस ये दूरी x है और ये दूरी y है, तो बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड में x हो जाएगा ना। OM का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और डायरेक्शन OM का किधर है? x एक्सिस की तरफ है। तो इसमें क्या लगाओगे? I कैप लगाएंगे, प्लस MP का मैग्नीट्यूड y और MP का डायरेक्शन j कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर का जनरल फॉर्म यूनिट वेक्टर के टर्म्स में पोजीशन वेक्टर को लिखा गया। इसको हम लोग क्या रीड करेंगे? पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ये तो तब जब वो पॉइंट प्लेन में हो, XY प्लेन में हो तब। यदि ये पॉइंट स्पेस में होता तो तीनों कोऑर्डिनेट होता उसमें XYZ तीनों कोऑर्डिनेट होता, तब एगो और बढ़ जाता, यहाँ Z कैप, Z इंटू K कैप हो जाता। उतारो पहले इतना को। तो अच्छा, जरूरी नहीं कि ऑलवेज हम लोग किसी पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बतलाएंगे,
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में भी बतलाया जा सकता है। जैसे इसको देखो, जैसे मान लो कि स्पेस में ये 2 पॉइंट है ए एंड बी। अब यदि एक वेक्टर हम ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस तरह से, तो इस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर किसका, बी का ए के रिस्पेक्ट में। बोले ना, जिधर एरो गया उसका पोजीशन, और जहाँ से एरो चला उसके रिस्पेक्ट में। तो इसको ना, इसको आप क्या करो, इसको लिखते हैं हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं आर बी ए। क्या लिखेंगे, नीचे में बी ए सफिक्स की जगह। और इस सिंबल का मीनिंग समझना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये समझना। अब इसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखें, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में था तो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में ऐसे आया। अब इसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखने के लिए मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो एक काम करो, आप अपने मन से 2 गो वेक्टर कंस्ट्रक्ट करो, एक ये और एक ये 2 वेक्टर अपने मन से कंस्ट्रक्ट किया। ये r1 नाम दे दीजिए इसका, ये r2 नाम दीजिए। या इसको ऐसे लिख सकते हो RAO और इसको लिखेंगे RBO। RAO मतलब A का पोजीशन O के रिस्पेक्ट में। ये सब सीखना है, सिंबॉलिक नोटेशन को भी सीखना है, खाली फिजिक्स से नहीं सीखना है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का भी मीनिंग, इसका मीनिंग क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, ये हम लोग अपने मन से किया। तो फिर यहां पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया जाएगा। यदि यहां पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करोगे तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ इस फिगर के लिए क्या बोलें, कितना प्लस कितना बराबर कितना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर ना। अरे जो 2 वेक्टर एक ऑर्डर में है उसका सम करते हो और उल्टा ऑर्डर वाले से इक्वेट करते हो, यही ना रूल्स था। नहीं, जो 2 वेक्टर का सेंस एक है या जो हेड टू टेल है उसको जोड़ो, है ना, सेम सेंस में बोल रहा है, सेम सेंस में। ये RAO भी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और RBA भी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, लेकिन ये वेक्टर क्लॉकवाइज, सॉरी, ये दोनों क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है और ये दोनों ये एंटी क्लॉक। तो जो 2 वेक्टर एक सेंस में है उसको ऐड करना है, ऑपोजिट सेंस वाले से इक्वेट करना है, ये ट्रायंगल लॉ है। तो यहाँ पर RAO प्लस करे ना नितेश, तो हमको बताइएगा, नहीं किया था, अच्छा ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, ठीक है, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। आप सुनो क्या बोल रहे हैं यहाँ, RBO को तो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में आप कितना लिखेंगे, x2y प्लस y2j लिखेंगे, नहीं, और RAO को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कितना लिखना होगा, x1i प्लस y1j लिखना होगा। अब इसका सब्सट्रैक्शन है यहाँ पर, तो सब्सट्रैक्ट कर दो इसको, तो RBO माइनस RAO, x i वाले को i वाले में सब्सट्रैक्ट करना और j वाले को j वाले से ही सब्सट्रैक्ट करना, समझे। तो यही ना हो गया RBA। मतलब क्या निकल के आया, सो देखिए, याद कैसे रहेगा ऐसा रिजल्ट। यदि ऐसे है पोजीशन वेक्टर, तो इसके कोऑर्डिनेट में से इसका कोऑर्डिनेट घटाना इनटू आई कैप, इसके वाई कोऑर्डिनेट में से इसके वाई कोऑर्डिनेट को घटाना इनटू जे कैप, समझे। यदि ऐसे कंस्ट्रक्ट किया होता हम लोग वेक्टर को ऐसे, तो इसको क्या लिखते, इसको लिखते RAB। क्या लिखते इसको, RAB। जिसका पोजीशन बतलाना है उसको पहले लिखो, जिसके रिस्पेक्ट में बतलाना है उसको बाद में। ये मेरा स्टाइल है, ठीक है। हो सकता है कोई बुक इसका ऑपोजिट काम करे, कि जो बाद में है सिंबल उसका पोजीशन और जो पहले है उसके रिस्पेक्ट में।
लेकिन हम ऐसे यूज करते हैं, कर रहे हैं इसको। बैठो। तो इसमें इसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखते तो कितना होता, ये इधर गया ना, तो इसका कोऑर्डिनेट में से इसका कोऑर्डिनेट घटाना, यानी क्या लिखा जाए इसको, x1 माइनस x2 y कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप। समझ गए ना, पोजीशन वेक्टर किसी एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे ड्रॉ करना है एरो को, और जब कोऑर्डिनेट गिवन हो दोनों पॉइंट का तो उसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखना है। ठीक है, उतारिए इसको। तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका यूज होगा पोजीशन वेक्टर का, वो है, लिखो टॉपिक में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए देखिए डिस्टेंस क्या है। कोई पार्टिकल या बॉडी, अच्छा एक बात और, हम लोग जनरली पार्टिकल वर्ड यूज करेंगे, बॉडी भी रहेगा तो उसको पार्टिकल मानेंगे। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन सब में एक्यूरेसी आएगा। अब कहीं पर डिस्टेंस उस्टेंस की बात होगा तो वो सब एक्यूरेट कैलकुलेशन होगा यदि पार्टिकल मान के चलोगे तो। अब मान लो बॉडी मान के चलते हो, तो अब इस दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस पूछे तो कोई आदमी यहाँ से यहाँ का दूरी बताओगे, कोई यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताओगे, कोई इसके सेंटर से इसके सेंटर का बीच का दूरी बताओगे, कोई यहाँ से यहाँ बताओगे, तो सबके नज़र में इसके बीच का दूरी अलग अलग आ गया ना। इसलिए यदि दोनों को क्या मान लें, पार्टिकल मान लें, तो फिर सबके रिस्पेक्ट में सेम आंसर आएगा। तो ये थोड़ा हेल्प होता है। और दूसरी बात, कब कोई बॉडी को पार्टिकल मानेंगे आप, है ना, तो जब उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड के रिस्पेक्ट में उसका साइज बहुत स्मॉल हो। मान लो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 1 किलोमीटर और वो अपने उसका अपना साइड लेंथ है मान लो 1 सेंटीमीटर, तो फिर ये 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत कम हुआ। तो उस सब केस में इस बॉडी को क्या करेंगे, पार्टिकल एज्यूम कर लेना है। एक ये फायदा। तो जनरली कभी कहीं पर बॉडी की बात कर लेंगे, कहीं पार्टिकल की बात कर, जहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट से नहीं मतलब होगा, डिस्टेंस ट्रेवलर से मतलब, तो फिर बॉडियो बोल सकते हैं वहाँ पर हम लोग। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ऐसे बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। तो ये क्या होता है ना, यदि कोई एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर कोई पार्टिकल जा रहा है तो जिस रास्ता से वो गया उस रास्ता के लेंथ को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोला जाएगा, है ना। मान लो t1 टाइम पर वो A पर था पार्टिकल, t2 टाइम पर वो B पर है। लेट पार्टिकल इज एट A एट टाइम t1, एट टाइम t1। एट का यूनिट क्या होगा, AM PM। एट का यूनिट AM PM होगा। इन का यूनिट आवर मिनट सेकेंड। ये बहुत मायने रखता है फिजिक्स में ये बात। कभी इन टाइम बोलें तो उसको सेकेंड आवर मिनट में यूज करना उस वैल्यू को, एट बोलें तो AM PM समझना। तो सपोज करो 2 PM पर यहाँ है, 4 PM पर पार्टिकल यहाँ है और इस रास्ता से गया, तो द लेंथ ऑफ ओरिजिनल रूट, द लेंथ ऑफ ओरिजिनल रूट of particle on going from one position to other is called distance traveled।
बाय पार्टिकल, इसको, ये ओरिजिनल रूट था, इसके लेंथ को डिस्टेंस बोलेंगे और डिस्टेंस को डिनोट करना किस सिंबल से? डेल्टा एस, एस से नहीं करना, क्या करना? डेल्टा एस। लार्ज डिस्टेंस, लार्ज के लिए क्या बोले थे पीछे लगाने? डेल्टा लगाने बोले थे ना डेल्टा एस। और दूसरी बात कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत कम होगा तो जीरो होगा, बहुत कम होगा तो पॉजिटिव में सबसे कम कौन होता है? जीरो होता है। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, या बहुत कम तो कितना? इक्वल टू जीरो, है ना। और इसको यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, ये सब यूनिट यूज करते हैं। उतारिए। एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी चलो इसमें तो और कुछ ज़्यादा ऐसा बात नहीं है, मेनली करें हम लोग डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय पार्टिकल। डिस्टेंस में ट्रेवल्ड वर्ड यूज करोगे, डिस्प्लेसमेंट में सफर्ड वर्ड यूज किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय पार्टिकल। पहले फिगर देखो, देखो जब भी मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं कोई पार्टिकल का, तो पहले ये एक ऑब्जर्वर तो जरूर होना चाहिए ना, किसके रिस्पेक्ट में मोशन देखा जा रहा है। तो ऑब्जर्वर का नाक, हाथ, मुंह, कान तो नहीं बनाने जाएंगे, उसके बदला में ये 3 गो एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, जिसको रिफरेंस फ्रेम बोला जाता है। ऑब्जर्वर का फिजिकल नेम क्या? रिफरेंस फ्रेम। बोले इस बॉडी का मोशन इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसको ऐसे बोलोगे इस बॉडी का मोशन इस रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होगा। समझे? थोड़ा इस रिफरेंस फ्रेम का वर्ड यूज करते रहेंगे। और रिफरेंस फ्रेम को ज्योमेट्रिकली ऐसे 3 गो एक्सिस, जो एक्स वाई जेड एक्सिस से ड्रॉ करते हो वही करोगे। ये ऑब्जर्वर ही है, कोई आदमी ही होगा ये, लेकिन आदमी का नाक, हाथ, मुंह, कान नहीं बनाना है, उसके बदला में ये फिगर ड्रॉ करना। अरे कोई आदमी होगा तो क्या होगा, यही 3 गो बात होगा ना, लेंथ, विड्थ, हाइट, यही 3 चीज़ उसके अंदर होगा ना, नहीं? तो उसके बदला में ये काम किया। इसको तो मैथमेटिक्स में इसका नाम क्या लेते हो? मैथमेटिक्स वाले लोग इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलता है ना, इसको क्या बोलता है लोग? कोऑर्डिनेट। पूरा नाम लेंगे तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलना? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, रेक्टेंगुलर वर्ड तब यूज करते हैं जब सब एंगल की, सब एक्सिस लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो रेक्टेंगुलर। नहीं होगा तो ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है उसको, यदि 90 डिग्री नहीं हो तो। अच्छा, कार्टेजियन वर्ड क्यों यूज किया? यदि एक्सिस का नाम एक्स वाई जेड दे रहे हो तो कार्टेजियन, सॉरी, हाँ ठीक है, एक्सिस के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया कार्टेजियन, एक्स वाई जेड से यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो। और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, तो वहाँ पर एक्सिस का नाम चेंज होता है। लेकिन फिजिक्स में इसी को एगो एक्स्ट्रा नाम क्या देने बोल रहे हैं? रिफरेंस फ्रेम। समझे?
इस फिगर को रेफरेंस फ्रेम बोलना, तो मन में ऑब्जर्वर ही समझना। तो अब आइए डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने, उतारिए उस फिगर को, उतार लो, थोड़ा नाम लिख दो। अच्छा, और इसका नाम एस डैश एस डबल, मान लो 2-4 गो ऑब्जर्वर है तो किसी को एस बोलना, किसी को एस डैश बोलना, किसी को एस डबल डैश बोलना, उसका पर्सनल नाम मत लेना, है ना।